हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सिमरन शेखर एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, याद कर रहे थे उन्हें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं उसको आज शुरू करते हैं। आई होप कि आपको जो ये है वो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी धुंधला होगा तो आप मेरे वर्ड्स पर फोकस करना कि मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो बेसिकली आज हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो 235 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 235 क्या बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 235 बताता है कि जो भी निम्न स्तर के न्यायालय है, ठीक है, छोटे तबकों के जिलों में जो अलग अलग स्टेजेस पर जो भी छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं उन पर कंट्रोल किसका होगा? उन पर कंट्रोल होगा उच्च न्यायालय का, यानी कि हाई कोर्ट का, ठीक है। ये किसने बताया गया है? ये 235 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण जो होगा वो अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा, यानी कि निम्न स्तर। अधीनस्थ का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है निम्न स्तर। छोटे स्तर पे निचले स्तर पर जितने भी न्यायालय हैं उन पर किसका कंट्रोल होगा? उन पर कंट्रोल होगा उच्च न्यायालय का, ठीक है। 239 देखो कि 239 में क्या है। 239 में लिखा है कि यूटी पर प्रेसिडेंट का प्रशासन होगा। कुछ मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है जिसको मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। देखो यूटी पर प्रेसिडेंट का प्रशासन होगा। सिंपल वे में सिंपल वर्डिंग्स में मैंने लिखा है। ऐसे तो आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में पूरा वृतांत ऐसा दिया होगा, लेकिन आपको बस समझना है कि उसमें दिया क्या है, ठीक है। यूटी पर प्रेसिडेंट का प्रशासन यानी कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उन पर प्रशासन किसका होगा? उन पर प्रशासन होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रशासन होगा उस पर। अगर राष्ट्रपति चाहे तो यूटी के पास जो भी राज्य है, यूनियन टेरिटरी के पास जो भी राज्य है, उनमें से किसी एक के राज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंप सकता है कि भाई आप इसकी बागडोर संभालो और आप यहाँ पर प्रशासन करना, ठीक है। ये क्या कर ये लेकिन किसके हाथ में होता है करना? राष्ट्रपति के हाथ में, वो ऐसा कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या करे? एक प्रशासक की नियुक्ति ही कर दे, है ना। क्या करे? एक प्रशासक की नियुक्ति कर दे जो पूरी तरह से उस केंद्र शासित प्रदेश पर के लिए ही होगा, उसके प्रशासन के लिए ही होगा। तो राष्ट्रपति ये भी कर सकता है। तो क्या लिखा गया है? फिर से एक बार देख लो कि जो भी यूनियन टेरिटरी है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर नियंत्रण किसका होगा? उस पर प्रशासन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो आसपास के राज्य हैं, स्टेट है, उनमें से किसी एक के राज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंप सकता है कि भाई आप इसकी जिम्मेदारी संभालो, आप इस पर प्रशासन करो। या फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति कोई एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है जो पर्टिकुलर उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए ही हो, उस पर प्रशासन करने के लिए ही हो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो आगे देखो 245। देखो कि 245 अनुच्छेद 245 जो है आर्टिकल 245, उसमें क्या लिखा हुआ है? संसद कानून और देश संपार्क, ऐसा कुछ करके एक लिंक बिठा कर लिखा गया है। तो देखो इसमें लिखा क्या है एक्चुअली कि संसद कानून बना सकता है किसके लिए? या तो वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। संसद किसके लिए कानून बना सकता है? या तो वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा या फिर देश के कुछ पार्ट्स के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। संसद कानून बना सकता है या तो पूरे देश के लिए या फिर देश के किसी एक पार्ट के लिए। वहीं अगर हम लोग विधान पालिका की बात करें कि विधान पालिका किसके लिए कानून बना सकता है, तो विधान पालिका विधान पालिका किसके लिए कानून बना सकता है? तो विधान पालिका बना सकता है कानून राज्य के लिए या फिर उस राज्य के किसी पार्ट के लिए, कंप्लीट पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी पार्ट के लिए, कुछ हिस्सों के लिए कानून बना सकता है। ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है 245 में। 248 की बात करें हम लोग कि 248 में क्या लिखा गया है? विधि निर्माण शक्तियां। विधि क्या होता है गाइस? विधि होता है नियम, कानून, ठीक है। किसी भी विवाद को, किसी भी मुद्दे के समझौते के लिए कोई भी जो नियम बनाए जाते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो तो इस तरह से उसको सुलझाया जा सकता है, तो ये सब जो है वो विधि में एक तरह से लिखित है, ठीक है। देश में किसी भी चीज को लेकर कोई भी विवाद हो, जैसे किसी नदी है, कोई अंतर्राज्यीय नदी जो है, उनके जल के वितरण से लेकर उनका जो पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई विवाद है, या फिर
उसके एरिया को लेकर कोई विवाद है या फिर नदी से संबंधित कोई भी विवाद वगैरह है ऐसा, तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है विधि में कि उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। विधि में क्या है, सब कुछ लिखित है कि किस किस तरह से क्या क्या मुद्दे को किस तरह से हल किया जा सकता है, उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो विधि में लिखित है। ठीक है, अब विधि ऐसा करके ये नहीं है कि विधि मतलब पर्टिकुलर वही होगा कि जो देश के लिए जो कानून और नियम जो बना के रखे हैं वही। विधि का सिंपली मीनिंग है नियम जो आप अपने लिए भी बनाते हो, है ना, कि आज मुझे दिन भर ये करना है, या फिर मुझे अपने बिहेवियरल चेंज के लिए कुछ चीजें जो है वो अपने आप पर अपने खुद के लिए लागू करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, इन सबको एक सिंपली एक शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं। ठीक है, जो भी नियम, जो भी कानून तो अपने लिए मैं खैर ही बोलूँ, जो भी नियम आप बनाते हो ना उसको लागू करते हो अपने आप पर, या किसी भी चीज के लिए आप कोई नियम पर्टिकुलर बना लेते हो, तो उसको ही क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं। तो देश के लिए भी ऐसे ही होता है गाइज। क्या होता है कि देश के में जितने भी मुद्दे हैं, विवाद हैं, उन सबको सुलझाने के लिए लिखित रूप में क्या है कि कुछ ऐसा विधि जो है वो लिखा हुआ है पहले से, कि अगर कुछ ऐसा कोई मुद्दा हो या कोई विवाद हो तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो वैसा विधि में पूरा लिखा गया। तो विधि निर्माण कौन करेगा, आप और हम कर सकते हैं क्या? देश के लिए जो भी विधि मुद्दे हैं उनसे उनको निपटाने के लिए जो भी विधि, जो भी नियम बनाएंगे वो कौन बना सकता है? क्या आप और हम बना सकते हैं? हाँ नहीं, वो कौन बना सकता है? वो संसद। उसकी शक्ति क्या है? विधि निर्माण करने की, विधि को निर्माण करने की, निर्मित करने की जो शक्ति है वो किसमें? संसद में निहित होती है। किसमें निहित होती है गाइस? वो होती है संसद में निहित विधि निर्माण की शक्ति। उसके बाद देखो 262, अभी तो मैंने इसको क्लियर कर ही दिया है ना, अभी मैंने इसको क्लियर किया कि जो भी अंतर्राज्यीय नदी है उसके जो विवाद है उसको, उस पर संसद विधि द्वारा निर्णय ले सकती है। ठीक है, उस पर संसद जो है वो विधि द्वारा निर्णय ले सकती है। किसमें लिखा गया है? 262 पर। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि अगर कोई नदी है, किसी नदी के बीच में पर्टिकुलर दो नदी का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इन दोनों नदियों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए उस पर निर्णय कौन ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, उसमें वहाँ के पर्टिकुलर मुख्यमंत्री का नाम बता दिया, या फिर अगर नदियों के बारे में बात हो रही है तो भाई उसके मंत्रालय में कौन है उनका नाम लिख दिया। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत को ही भेज दिया। तो मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसमें अगर आपको संसद अगर ऑप्शन में हो, अगर संसद ऑप्शन में हो, ऑफ कोर्स रहेगा, तो आपको यही करना है कि संसद विधि द्वारा निर्णय ले सकती है। ठीक है, 275 की बात देखो। अब 275 में देखो, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर स्थिति में क्या होता है कि केंद्र जो है राज्यों को कुछ राशि प्रदान करती है ना, कुछ पैसे, कुछ राशि प्रदान की जाती है केंद्र द्वारा राज्यों को। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है किसमें? 275 में। ठीक है, उसमें उसके बारे में किसमें बताया गया है? 275 में बताया गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को क्या होगा कि सहायक अनुदान, सहायक राशि जो है वगैरह दी जाएगी, सहायक अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 300 काम देखते हैं। अब देखो, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था? हमने मौलिक अधिकार जो पढ़ा था, मौलिक अधिकार जो हमने पढ़ा था, तो कितने मौलिक अधिकार है गाइस? चलो बताओ, कितने मौलिक अधिकार हैं अभी फिलहाल? 6 है। वेरी गुड, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहले कितने थे? 7 थे। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार, जो मैंने यहाँ पे बड़े बोल्ड वर्ड्स में लिखा है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। और उसे कहाँ रख दिया गया? उसे रख दिया गया यहीं पर 300 क में उसे रख दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और यहाँ पे 300 क कानूनी अधिकार के तहत उसे रख दिया गया है। ठीक है, ये जो जब हटाया गया था, ठीक है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? अब इस तरह के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, पहले भी पूछे गए हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? और दूसरा एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, अब देखो दोनों सेम आंसर भी आपको मिल गया कि कौन से
44वें संविधान संशोधन में, 44th जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1978 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 300 का यानी कि संपत्ति के कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। ठीक है, 315 में देखो गाइस, 315 में क्या होता है? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इन सब के बारे में किसमें लिखा गया है? इनके बारे में लिखा गया था कब? 315 जो संविधान अनुच्छेद है, आर्टिकल 315 है, उसमें ये लिखा गया था कि हर राज्य के लिए और देश के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। ठीक है, देश के लिए क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों के लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, लोक सेवा आयोग, वो होना चाहिए। ये किसमें लिखा गया था? 315 में लिखा गया था। क्या लिखा गया था भाई? कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यूनियन के लिए और स्टेट्स के लिए लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन होने चाहिए। ये किसमें लिखा गया था? ये लिखा गया था 315 में। ठीक है, 324 की बात करें अगर हम लोग, 324 में आपको ये पता ही होगा कि चुनाव आयोग जो है वो एकदम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई अपना दबाव नहीं डाल सकता है, उसके फैसले जो होते हैं उसके अपने फैसले होते हैं, है ना। तो ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है 324 में। आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 324 जो है उसमें यही लिखा गया है कि चुनाव का जो पर्यवेक्षण होगा, ठीक है, जो निर्देशन होगा कि किस तरह से चुनाव को करवाना है, या जो भी नियंत्रण होगा उस पर, वो सब उससे संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें? चुनाव आयोग के पास ही होंगी। राइट, किसके पास होंगी? चुनाव आयोग के पास होंगी। चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी? चुनाव आयोग के पास होंगी। ठीक है, देखो 324 के बारे में अगर हम देखें, 324 में लोकसभा तथा विधानसभा का जो भी जो भी चुनाव होगा वो वैसक मतदान के द्वारा होगा। ठीक है, मतदान के द्वारा ही होगा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। ये किस में लिखा गया? ये लिखा गया 326 में। ठीक है, क्लियर है? चलो एक बार फिर से हम इसे देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 235 में, अब इसको थोड़ा सा आप हटाओ और रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने क्या पढ़ा था। 235 में क्या पढ़ा था गाइस? सोचो 235 में हमने पढ़ा था कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस पर होगा? अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा, है ना। उच्च न्यायालयों का नियंत्रण किस पर होगा? अधीनस्थ न्यायालय पर होगा। ये किस में हमने पढ़ा था? 235 में पढ़ा था। 239 में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उस पर किसका प्रशासन होगा? राष्ट्रपति का प्रशासन होगा। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यों के जो पास के राज्य है उनमें से किसी एक के राज्यपाल को भी उस पर प्रशासन करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है, या फिर किसी प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, 245 में हमने क्या देखा था? 245 में हमने देखा कि संसद जो है वो किसके लिए नियम बनाएगी? संसद या तो पूरे देश के लिए नियम बनाएगी, या फिर उसके कुछ हिस्से के लिए नियम बना सकती है, और विधान पालिका जो है वो या तो पूरे राज्य के लिए नियम बनाएगी या फिर उसके किसी कुछ हिस्सों के लिए नियम बना सकती है। 248 में हमने क्या देखा कि विधि निर्माण की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? वो सब संसद में निहित होगी। और उसके बाद हमने क्या देखा? 275 की 262 देखा हमने उसके बाद कि अंतर्राज्यीय नदियों के जो विवाद है, नदी जल के वितरण को लेकर, ठीक है, नदी घाटियों से रिलेटेड, ठीक है, इन सब का अगर कोई विवाद है तो उस पर संसद जो है वो विधि द्वारा निर्णय ले सकती है। उसके बाद हम 275 में देखा कि केंद्र जो है वो केंद्र द्वारा क्या होता है? राज्यों को सहायक अनुदान दिया जाता है। ठीक है, वो हमने किसमें देखा? 275 में देखा। फिर 300 क में हमने देखा क्या कि संपत्ति का अधिकार उसको किसमें रख दिया गया? 300 क में रख दिया गया 44वां संविधान संशोधन में, जो 1978 में हुआ था। राइट, 315 में क्या देखा हमने कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का
गठन होना चाहिए, एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए संघ के लिए और राज्यों के लिए। 324 में हमने क्या देखा कि चुनाव का जो भी पर्यवेक्षण है, निर्देशन है और उसका जो नियंत्रण है, चुनाव से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सब से संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो सब किसके पास होगी, उस सब किसमें निहित होगी, चुनाव आयोग के पास होगी। और 326 हमने क्या देखा कि लोकसभा और विधानसभा का जो भी चुनाव होगा, ठीक है, वो सब वयस्क मताधिकार जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आप इसे क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप एक बार फिर से पढ़ लो, राइट। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक मिनट। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना पिछले वाला, आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो बस अब ज्यादा नहीं, 5-6 और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या देखते हैं, 330 जो है वो अनुच्छेद 330 में, इसमें क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। लोकसभा में जाति अनुसूचित जाति है और जो जनजाति है उसके लिए आरक्षण के बारे में किसने बताया गया है, 330 में बताया गया है। और इसके साथ आप लोग ये याद कर लो कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण ये किसमें है, 332 में। 30 और 32, 31 और 33 ये अल्टरनेट है आर्टिकल्स है, जिसको आप एक तरह से याद कर सकते हो, जैसे आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, 330 में क्या बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। और वहीं अगर 332 में क्या बताया गया, 332 में बताया गया है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। ठीक है, 330 में लोकसभा में आरक्षण और 332 में विधानसभा में आरक्षण। फिर अब ये देखो 331 में क्या है कि एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय जो है उनका जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होगा। अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए किसी ऐसे को उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए जो उन्हीं के समुदाय से हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन कर सकते हैं लोकसभा में। और 333 में वही चीज है, सेम चीज है, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, पर कहाँ, विधानसभा में। ठीक है, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 330 में क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, और 332 में क्या है, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन लोकसभा में। और 333 में क्या है कि एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसका मनोनयन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, कहाँ, विधानसभा में। ठीक है, 335 क्या है, 335 है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के या फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग विभिन्न सेवाओं पर क्या होगा कि आरक्षण क्या दिया जाएगा उनको। ठीक है, विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण। जो भी गवर्नमेंटल एग्जाम होंगे आप लोग देते ही होंगे, आप देखते भी होंगे कि उसमें क्या होता है कि जो भी अलग डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं उनके लिए आरक्षण दिया हुआ रहता है। तो उसके बारे में किसमें बताया गया है, 335 में बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका विभिन्न सेवाओं के पद पर आरक्षण है। ठीक है, ये 335 में बताया गया है। 338 तो भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही है, ठीक है, जिसके बारे में जिनका गठन हुआ किसमें, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और कुछ भी आपको लगता है कि इसमें कुछ मुझे ऐड करना चाहिए, या फिर आप अपने जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो, अब क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट होगा कुछ है, उसके बाद थोड़ा सा हमें आपातकाल के बारे आपात जो है उसके बारे में अनुच्छेद जो दिया हुआ है उसके बारे में भी बताना है, उसके बारे में बस बताना है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है उनके बारे में थोड़ा सा है, बस ज्यादा तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि हमें नया टॉपिक कौन सा शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो और हाँ, अगर आप पिछले बार भूल गए थे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इस बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि उससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं, है ना, कुछ जाएगा क्या, टैक्स लगते हैं क्या, नहीं लगते हैं, पर क्या होगा, मैं खुश हो जाऊंगी, तो खुशियां बढ़ती रहनी चाहिए, है ना।
तो आप जरूर इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, राइट, और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टाटा, सी यू। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।